हैप्पी थॉट्स आप सभी को शुभेच्छा। और स्वतंत्रता दिवस जो 75वां मनाया गया है आज, उसकी अनेक अनेक हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और JRF जूनियर रिसर्च फेलो यानी कि कनिष्ठ शोध वृत्ति। तो जो युवा हैं वो अपना भविष्य यदि मान लीजिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं तो वे चाहें तो क्या सहायक प्राध्यापक बनना चाहेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहेंगे, या फिर स्पोर्ट्स ऑफिसर, या फिर लाइब्रेरियन। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इन 3 पदों के लिए एक स्वर्णिम अवसर प्रस्तुत करती है आपको नेट और JRF की परीक्षाएं, जिन्हें राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के नाम से जाना गया है। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से ये परीक्षाएं संपन्न होना है। वास्तव में परीक्षा जो होती रही हैं हमेशा, इनका जो पैटर्न रहा है, वर्ष में 2 बार जून और दिसंबर के महीनों में इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। किंतु इस वर्ष संक्रमण के कारण दोनों ही स्लॉट में ये परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं, इसलिए दोनों ही स्लॉट को मर्ज कर दिया गया है और अब परीक्षा की जो नई तिथि घोषित की गई है वह घोषित की गई है NTA के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा 6 से 11 अक्टूबर 2021। समय है अभी 6 से 11 अक्टूबर 2021 के मध्य इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है। तो इन परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम क्या होगा, साथ ही साथ शुल्क कितना होगा, क्या माइनस मार्किंग है, क्वालिफाइंग अंक क्या रहेंगे, नेट और JRF में क्या अंतर है, अनेक प्रश्न, उन प्रश्नों का उत्तर देगा आपका अपना चैनल एक्सोटिक गाइडेंस यूट्यूब चैनल, और इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रदान किया जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं? आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, परीक्षाओं का आयोजन 6 अक्टूबर से होगा और आवेदन की जो तिथि तय की गई है उसको देख लेते हैं सबसे पहले कि आवेदन कब से कब तक किस अवधि में किया जा सकता है। तो 10 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर 2021 के मध्य आवेदन किया जा सकता है और 5 सितंबर 2021 तक रात्रि 11:50 तक आवेदन किए जा सकते हैं। एक और विशेष बात यह है कि यदि मान लीजिए आप 5 सितंबर तक आवेदन कर देते हैं तो आपको एक दिवस और प्राप्त हो जाता है। 6 सितंबर तक आप जो है फीस यानी कि परीक्षा का शुल्क जमा कर सकते हैं। तो आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 5 सितंबर 2021 है और रात्रि 11:50 तक आपको आवेदन करना है। अब बात कर लेते हैं परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या होंगी। तो शैक्षणिक योग्यताओं को जो मापदंड तय किए गए उनमें सबसे पहले जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य वर्ग के लिए परीक्षा के जो मापदंड तय किए गए हैं उनको PG यानी कि स्नातकोत्तर लेवल पर 55% अंकों के साथ PG पास किया हुआ होना चाहिए। 55% मार्क्स के साथ में उनको PG किया हुआ होना चाहिए। आरक्षित वर्ग यानी कि OBC, SC ST और हैंडीकैप्ड आदि के लिए जो PG का परसेंटेज तय किया गया है वो 50% के साथ पासिंग होना चाहिए। साथ ही साथ स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के विद्यार्थी जो होंगे वो भी परीक्षा के लिए पात्र होंगे। तो सामान्य वर्ग के लिए 55% के साथ PG पास किया हुआ होना चाहिए और आरक्षित वर्ग के लिए 50% के साथ PG पास किया हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के जो विद्यार्थी होंगे वो भी पात्र होंगे। परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा? सामान्यतः ये परीक्षा ऑनलाइन होगी और 2 शिफ्टों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, सुबह 9 से 12 और सायं 3 से 6 के बीच में, यानी 3-3 घंटे के अंतराल की ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। अब प्रवेश पत्र कहाँ से प्राप्त होंगे? प्रवेश पत्र और परीक्षा की सूचना जो है आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा दी जाएगी। तो 2 शिफ्ट में परीक्षा संपन्न होना है।
9 से 12 और 3 से 6। टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? पीजी विषय के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे उसकी पूरी सूची जो है एनटीए व यूजीसी की वेबसाइट पर दी गई है। तो कुल मिलाकर के 84 सब्जेक्ट, 84 सब्जेक्ट्स आर देयर फॉर पीजी लेवल। पीजी के लिए 84 जो विषय हैं वो तय किए गए हैं। प्रश्न पत्र व अंक और समय का विभाजन देख लेते हैं कि प्रश्न पत्र कैसा होगा और उसमें कितने अंक होंगे और उसमें समय कितना होगा। इन सारी बातों पर विचार कर लेते हैं। तो 2 प्रश्न पत्र होंगे और प्रश्न पत्र के बीच में कोई गैप नहीं होगा। एक ही शिफ्ट में, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट 9 से 12 है तो 9 से 12 के बीच में ही आपके दोनों प्रश्न पत्र एक साथ संपन्न होंगे, कोई गैप नहीं होगा उनमें। जो फर्स्ट पेपर रहेगा, प्रथम प्रश्न पत्र, 50 प्रश्न रहेंगे, उसमें कुल 50 प्रश्न रहेंगे, 2 अंकों का एक प्रश्न रहेगा और कुल मिलाकर के 100 अंक इस प्रथम प्रश्न पत्र में रहेंगे। जो प्रथम प्रश्न पत्र रहेगा वो सभी उम्मीदवारों के लिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए कॉमन रहेगा। तो प्रथम प्रश्न पत्र फिर से रिपीट कर लेते हैं, इसमें 50 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न होगा 2 अंक का, तो कुल अंक होगा 100। जो द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा वो आपके विषय से संबंधित रहेगा। विषय का से संबंधित रहे बोले तो कि आपने जिस विषय में पीजी किया हुआ है, क्या आपने एमएससी किया हुआ है, एमए किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है, किस विषय में आपने पीजी किया हुआ है, उसी विषय से पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड सेकंड पेपर रहेगा। और सेकंड पेपर जो होगा उसमें कुल प्रश्न रहेंगे 100 और अंक रहेंगे उसमें 2। तो इस तरह से कुल मिलाकर के तो 200 अंकों का यह प्रश्न पत्र आपका रहेगा। प्रथम प्रश्न पत्र 100 अंकों का, द्वितीय प्रश्न पत्र 200 अंकों का, कुल मिलाकर के जो प्रश्न पत्र रहेंगे प्रथम और द्वितीय वो 300 अंकों के लिए रहेंगे। इसमें जो समय निर्धारित किया गया है, दोनों प्रश्न पत्रों को आपको 180 मिनट यानी कि 3 घंटे में हल करना है और सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य रूप से आपको देना होंगे। प्रश्नों को हल कैसे करना है, किस तरीके से हम प्रश्नों को हल करेंगे, तो प्रथम प्रश्न पत्र जो है आपको 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में हल करना है। यानी 50 प्रश्न आपको 60 मिनट में हल करना है। यानी यदि मान लीजिए आपकी मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रही है तो 9 से 10 के बीच में आपको प्रथम प्रश्न पत्र को हल करना है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में सबमिट आपको टाइम पर करना पड़ेगा। 60 मिनट में आपको 50 प्रश्न करना है। तो 1 घंटे में आपको 50 प्रश्न प्रथम प्रश्न पत्र के करना है। जो द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा उसमें आपको 10 से 12 यानी 2 घंटे का समय यानी कि 120 मिनट में आपको प्रश्न करना है 100। तो 2 घंटे में आपको 100 प्रश्न करना है। क्या माइनस मार्किंग होती है इसमें? बिल्कुल भी नहीं होती है माइनस मार्किंग। यदि मान लीजिए आपका कोई प्रश्न गलत हो जाता है तो उसका अंक कुल अंकों में से नहीं घटाया जाएगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रश्न पत्र हल करने के लिए प्रथम प्रश्न पत्र के लिए 1 घंटा और दूसरे प्रश्न पत्र के लिए आपको 2 घंटे का समय उपलब्ध रहेगा। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि पाठ्यक्रम कहाँ से उपलब्ध होगा। तो यूजीसी की वेबसाइट पर पाठ्यक्रम दिया गया है सभी विषयों का। 84 विषय कुल है यहाँ पर और ये पाठ्यक्रम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही उपलब्ध हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यूजीसी की उस वेबसाइट का एड्रेस लिंक दिया जा रहा है, उस पर जाकर के आप पाठ्यक्रमों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि कितनी फीस का पेमेंट आपको इसके लिए करना होगा। तो फीस पेमेंट के लिए मोड निर्धारित किए गए हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ई चालान के माध्यम से आप फीस को सबमिट कर सकते हैं। फीस के लिए कैटेगरी तय की गई है। जनरल और अनरिजर्व्ड के जो स्टूडेंट होंगे, जो उम्मीदवार होंगे, उनके लिए 1000 रुपये की फ़ीस तय की गई है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 500 रुपये की फ़ीस तय की गई है। दूसरी ओर एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड और ट्रांसजेंडर के लिए 250 रुपये शुल्क रखा गया है।
तो जनरल कैटेगरी के वालों के लिए 1000 रुपये, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 500 रुपये, ST SC PWD यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड और ट्रांसजेंडर के लिए 250 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। ई चालान के माध्यम से, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फीस का पेमेंट किया जा सकता है। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि क्या कोई क्वालिफाइंग मार्क्स हैं इन परीक्षाओं के लिए, इन परीक्षाओं में पास होना आवश्यक है या कोई निर्धारित योग्यता अर्जित करना आवश्यक है, क्योंकि ये पात्रता परीक्षाएं हैं और ये सहायक प्राध्यापक, लाइब्रेरियन और स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए पात्रता प्रदान करती हैं। इन परीक्षाओं में योग्यता प्राप्त करने या पात्रता प्राप्त करने का अर्थ यह नहीं है कि आपको पदांकन मिल जाएगा, आपकी पोस्टिंग किसी महाविद्यालय में हो जाएगी, वरन उस महाविद्यालय द्वारा जो परीक्षा का पैटर्न तय किया गया उसके लिए आप योग्य हो जाते हैं और वहाँ पर जो नॉर्म्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको चयन किया जाएगा, आपका चयन किया जाएगा, यानी आपको केवल एक पात्रता प्रदान करती है परीक्षाएं। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि जो पात्रता के कम से कम अंक तय किए गए, न्यूनतम अंक जिसमें आपको योग्यता प्राप्त होती है, तो वो कितने होंगे। आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करके अच्छे उसमें अंक हासिल करके अपनी प्रावीण्य सूची में अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम अंक जो क्वालिफाई अंक होंगे, जो योग्यता के अंक होंगे, वो जो जर्नल कैंडिडेट्स हैं दोनों ही पेपरों के लिए समान उनको स्टैंडर्ड तय किया गया है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 40% मार्क्स फर्स्ट पेपर में और 40% मार्क्स सेकंड पेपर में, यानी पर्टिकुलर दोनों पेपरों में अलग अलग 40% मार्क्स लाना आवश्यक है। जो पहला प्रश्न पत्र है उसमें 50 जो हैं क्वेश्चंस हैं और 50 क्वेश्चंस के 2 अंक यानी 100 अंकों का प्रश्न पत्र है, उसमें आपको 40 अंक अनिवार्य रूप से लाना है। 40 अंक लाना है, इसका अर्थ ये है कि आपको कम से कम 20 प्रश्न के सही उत्तर देना है। दूसरी ओर जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, सेकेंड पेपर जो है, उसके जो 200 अंक हैं उसमें से आपको 80 अंक लाना है। 80 अंक लाना है मतलब 40 प्रश्नों के सही उत्तर आपको देना है। तो अलग अलग प्रश्न पत्रों में क्वालिफाइंग अंक प्राप्त करना आपको अलग अलग आवश्यक है। 40% फर्स्ट पेपर में, 40% सेकेंड पेपर में, वो कैंडिडेट्स जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। दूसरी ओर ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, PWD, ST SC के जो कैंडिडेट्स हैं उनको फर्स्ट पेपर में 35% और सेकेंड पेपर में 35% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना आवश्यक है। तो ये तो हुई नंबरों की बात। इन्हीं परीक्षाओं के साथ जूनियर रिसर्च फेलो, कनिष्ठ शोध वृत्ति के लिए भी चयन किया जाता है। जूनियर रिसर्च फेलो बोले तो शोध में जिनकी रुचि होती है वो भी इसमें ऑप्शन दे सकते हैं। JRF के लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं भरना है। ऑनलाइन आप जब आवेदन करने जाएंगे तब आपको 2 विकल्प दिए रहेंगे। एक नेट के लिए रहेगा, NET नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, और दूसरा जूनियर रिसर्च फेलो के लिए। आप चाहे तो केवल नेट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो नेट और JRF दोनों के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, दोनों के लिए परीक्षा एक ही होना है। आप चाहे तो केवल JRF के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। JRF में होता क्या है, आपको 2 वर्ष का PhD का शोध वृत्ति प्रदान की जाती है, स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है आपको, और आपको यह पात्रता मिल जाती है कि आपको स्कॉलरशिप इसके माध्यम से प्राप्त होगी। दूसरी ओर क्या JRF और नेट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स अलग अलग हैं, इस पर भी विचार कर लेते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स के मामले में नेट में जो है आप कम अंक ला करके क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन जब JRF के लिए चयन किया जाएगा तो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, प्रावीण्य सूची के हिसाब से प्रदर्शन करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, दोनों के लिए परीक्षाएं एक जैसी हैं, आवेदन एक ही बार करना है, एक ही आवेदन से दोनों को ऑप्ट किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा की। नेट के लिए क्या कोई आयु सीमा तय की गई है? नेट के लिए अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं, किसी भी उम्र का व्यक्ति नेट की एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है, नेट की एग्ज़ाम में बैठ सकता है, नेट की एग्ज़ाम दे सकता है। दूसरी ओर JRF के लिए जनरल कैटेगरी के जो उम्मीदवार होंगे, जो कैंडिडेट्स होंगे, उनके लिए 28 वर्ष की
आयु सीमा तय की गई है। 28 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति उसमें अपेयर हो सकते हैं और जो आरक्षित वर्ग है वो 33 वर्ष की आयु सीमा तय की गई। किंतु संक्रमण काल को देखते हुए जेआरएफ के लिए इस वर्ष की जो आयु सीमा तय की गई है, सामान्य वर्ग के लिए 31 वर्ष और आरक्षित वर्ग के लिए 36 वर्ष की आयु सीमा तय की गई है। नेट और जेआरएफ में क्या अंतर है? नेट का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके माध्यम से आप असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए चयन में योग्यता को हासिल करते हैं। जबकि दूसरी ओर जेआरएफ जो है पीएचडी के लिए होने वाली जो एंट्रेंस एग्जाम है उससे मुक्ति तो प्रदान करती है, साथ ही आपको पीएचडी के लिए शोध वृत्ति यानी छात्रवृत्ति मिलती है। नेट से भी आपको पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम से मुक्ति मिलती है, यानी जो विद्यार्थी पीएचडी करना चाहते हैं यदि उन्होंने नेट कर लिया है तो उनको पीएचडी के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है उसके लिए उनको अलग से अपेयर नहीं होना पड़ता है एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम से वो लोग मुक्त होते हैं। जबकि जेआरएफ से आप एंट्रेंस एग्ज़ाम से तो मुक्त होते ही होते हैं, साथ ही आपको पीएचडी करने के लिए शासन की ओर से, यूजीसी की ओर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है और बहुत ही शानदार राशि होती है। तो जेआरएफ और नेट में दोनों में अंतर है। नेट आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए चयन में योग्यता प्रदान करती है, जबकि जेआरएफ आपको पीएचडी के लिए पात्रता प्रदान करती है, शोध वृत्ति मिलती है आपको, पीएचडी कर सकते हैं आप और बढ़िया तरीके से अपने करियर को संवार सकते हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहें। आगामी जो परीक्षा होगी 6 अक्टूबर 2021 से, उसके लिए मैं एक्जोटिक गाइडेंस की ओर से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता है। और आगे जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें कैसे आप तैयारी करेंगे परीक्षाओं की, उसके विषय में विस्तार से जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।